डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी सारे ऑर्गन से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम होता है जो फूड को इंगल्फ करने से लेकर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और वेस्ट एलिमिनेशन का काम करता है। इन टर्मिनोलॉजीज को आगे चलकर मैं डिटेल से बताता जाऊंगा। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे मुंह से स्टार्ट होकर एनस तक फैला होता है। इस सिस्टम के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल में ओरल कैविटी, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस शामिल होती है। जबकि एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास शामिल होते हैं। ये ऑर्गन्स फूड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली फूड की डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए इन ऑर्गन्स को भी डाइजेस्टिव सिस्टम का ज़रूरी पार्ट माना जाता है। तो चलें एक एक करके डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी पार्ट्स की स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझते हैं। जब हमारी बॉडी में एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कमी होने लगती है तो हमारा ब्रेन हमें फूड खाने का सिग्नल सेंड करता है और फिर हम फूड को खाते हैं। फूड को खाने के प्रोसेस को इंजेशन कहा जाता है। जैसे ही हम फूड को मुंह में डालते हैं तो फर्स्ट स्टेप मैकेनिकल डाइजेशन का होता है। डाइजेशन का मतलब होता है फूड को छोटे पीसेस में तोड़ना, और मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब हुआ फूड को दांतों की मदद से फोर्स लगाकर छोटे पीसेस में तोड़ना। इस प्रोसेस को मैस्टिकेशन भी कहा जाता है। इसी दौरान हमारी जुबान फूड को दांतों के नीचे धकेलने का काम भी करती रहती है। मैस्टिकेशन के दौरान फूड को नरम बनाने के लिए हमारे सलाइवरी ग्लैंड हमारे मुंह में सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर हमारे मुंह की डिफरेंट लोकेशन पर प्रेजेंट होते हैं। पेरोटिड ग्लैंड्स चीक्स के अंदर ईयर्स के बिल्कुल सामने प्रेजेंट होते हैं। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स जा के नीचे मैंडिबल बोन की दोनों साइड पर लोकेटेड होते हैं, और सब लिंगुअल ग्लैंड्स जुबान के नीचे प्रेजेंट होते हैं। इन सभी ग्लैंड से सलाइवा निकलकर डक्ट के जरिए मुंह में एंटर करता है। सबसे ज़्यादा सलाइवा सब मैंडिबुलर ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। सलाइवा में वाटर और म्यूकस के साथ साथ एमाइलेज एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, जो मुंह में मौजूद फूड में से कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन शुरू कर देता है। केमिकल डाइजेशन में फूड केमिकल्स यानी सिक्रीशंस की मदद से छोटे पीसेस में टूटता है। इसका मतलब ये हुआ कि फूड की डाइजेशन का प्रोसेस हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, जिसमें मैकेनिकल डाइजेशन में दांत फूड को तोड़ते हैं और केमिकल डाइजेशन में एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है। इसके बाद हमारी ज़ुबान फूड को रोल करके एक बाल लाइक शेप में कन्वर्ट कर देती है ताकि फूड को निगलते वक्त आसानी हो। फूड की इस बाल लाइक अपीयरेंस को बोलस कहा जाता है। बोलस को जैसे ही हम निगलते हैं तो ये मुंह के पिछले हिस्से में जाता है, जिसे फेरिंक्स कहा जाता है। फेरिंक्स एक हॉलो एरिया होता है जो मुंह और नाक को ईसोफेगस और लैरिंक्स से कनेक्ट करता है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो हवा नाक या मुंह से होती हुई फेरिंक्स में जाती है और फिर फेरिंक्स से लैरिंक्स में इंटर कर जाती है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो खाना फेरिंक्स से होता हुआ ईसोफेगस यानी खुराक की नाली में इंटर हो जाता है। ऐसा इस तरह पॉसिबल होता है कि जब फूड फेरिंक्स से गुजरता है तो नीचे एक छोटा सा ऑर्गन मौजूद होता है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। एपिग्लोटिस फूड के वजन से नीचे होकर सांस की नाली को बंद कर देता है, जिससे फूड सांस की नाली में जाने के बजाय ईसोफेगस में इंटर हो जाता है। ईसोफेगस यानी खुराक की नाली एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो बोलस यानी फूड को पुश करते हुए स्टोमक तक ले जाती है। ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टालिसिस का प्रोसेस होता रहता है। पेरिस्टालिसिस में ईसोफेगस के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर फूड को आगे की तरफ धकेलते रहते हैं। यानी जिस जगह पर फूड प्रेजेंट होता है वो वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते जाते हैं और उसके आगे वाले मसल्स रिलैक्स होते जाते हैं, जिसकी वजह से फूड फॉरवर्ड पोजीशन में मूव करने लगता है। अब आप समझ चुके होंगे कि खुराक ग्रेविटी की वजह से नहीं बल्कि स्टोमक तक पेरिस्टालिसिस मूवमेंट की वजह से पहुंचती है।
लेकिन जब हम वॉमिटिंग करते हैं तो फिर ये प्रोसेस ऑपोजिट हो जाता है, इसीलिए इसे फिर रिवर्स पेरिस्टालिसिस कहा जाता है। बहरहाल ईसोफेगस से फूड गुजरता हुआ स्टोमक में पहुंच जाता है। स्टोमक एक जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसमें आने वाले फूड की केमिकल डाइजेशन होती है। स्टोमक का माउथ पार्ट कार्डिया कहलाता है। इस पार्ट में लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी मौजूद होता है जो फूड को स्टोमक में भेजते वक्त ओपन हो जाता है, और जब फूड स्टोमक में इंटर हो जाता है तो ये स्फिंक्टर बंद हो जाता है ताकि स्टोमक में मौजूद एसिड बैकवर्ड फ्लो ना कर पाए। स्टोमक का ऊपर को उठा हुआ पार्ट फंडस कहलाता है। इसके नीचे स्टोमक का सारा एरिया बॉडी ऑफ स्टोमक कहलाता है, और फिर लास्ट पार्ट पाइलोरस कहलाता है। इस रीजन में पाइलोरिक स्फिंक्टर मौजूद होता है जो ओपन होने पर फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता रहता है जो फूड की केमिकल डाइजेशन करता है। गैस्ट्रिक जूस मेनली HCl और पेप्सिन एंजाइम से मिलकर बनता है। पेप्सिन एंजाइम फूड में मौजूद प्रोटीन की ब्रेकडाउन करता है, और HCl बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के साथ साथ फूड को डिसॉल्व फॉर्म में तब्दील कर देता है। स्टोमक की वाल में म्यूकस भी सिक्रीट होता रहता है जो स्टोमक को डैमेज होने से बचाता है। इसके अलावा स्टोमक के मसल्स मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं ताकि स्टोमक में मौजूद फूड गैस्ट्रिक जूस के साथ अच्छी तरह से मिक्स होता रहे। इस मैकेनिज्म को चर्निंग भी कहा जाता है। स्टोमक में डाइजेशन के अमल से गुजरने के बाद फूड एक स्लाइमी सी शक्ल में तब्दील हो जाता है जिसे काइम कहा जाता है। स्टोमक में तकरीबन 1 से 2 घंटे गुजारने के बाद फूड काइम की शक्ल में स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है जो फ्लेक्सिबल ट्यूब की तरह दिखाई देती है। इसकी लेंथ एक एडल्ट ह्यूमन में तकरीबन 6 मीटर यानी 20 फीट तक होती है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में लार्ज इंटेस्टाइन से काफ़ी लंबी होती है, मगर इसका डायामीटर पतला होने की वजह से इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन फूड की मज़ीद डाइजेशन और फिर साथ साथ एब्जॉर्प्शन करना होता है, और फूड की 90% एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। एब्जॉर्प्शन बेसिकली फूड में मौजूद न्यूट्रिएंट्स का ब्लड में शामिल होने का अमल होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला पार्ट ड्यूडेनम कहलाता है। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है जो पाइलोरिक स्फिंक्टर से स्टार्ट होता है। इसकी लेंथ तकरीबन 25 to 30 सेंटीमीटर होती है। इस रीजन में लिवर और पैनक्रियास से रिलीज होने वाली सिक्रीशंस डक्ट के थ्रू पहुंचती हैं। लिवर में बनने वाला बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और फिर गॉल ब्लैडर से ये बाइल ड्यूडेनम में आकर रिलीज होता है। बाइल फूड में मौजूद फैट्स की ब्रेकडाउन का काम करता है। पैनक्रियास जो कि स्टोमक के पीछे प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सिक्रीशन करता है, और ये सिक्रीशंस फिर पैनक्रियाटिक डक्ट से होती हुई कॉमन डक्ट में आ जाती हैं और फिर ड्यूडेनम में रिलीज हो जाती हैं। पैनक्रियास की सिक्रीशन में एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड में मौजूद लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन करते हैं। इस दौरान फूड वाटरी अपीयरेंस देने लगता है। ड्यूडेनम में फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। ड्यूडेनम में मिनरल्स और सिंपल शुगर और एमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकंड पार्ट जीजुनम में होता है। जीजुनम की लेंथ तकरीबन 2.5 मीटर तक होती है। जब फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है तो ये छोटे कंपोनेंट्स में तब्दील हो जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन्स एमाइनो एसिड में, और फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये कंपोनेंट्स न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल से होते हुए ब्लड में एब्जॉर्ब होते जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल में विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन आसानी से होती रहती है। न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन का अमल जीजुनम के अंदर होता रहता है।
इसके बाद बाकी बचा हुआ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट इलियम में पहुंच जाता है। इस पार्ट का साइज 3.5 मीटर तक होता है। फूड में मौजूद रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन इस पोर्शन में होती है। याद रहे कि एब्जॉर्प्शन के दौरान फूड में से वाटर कंटेंट भी ब्लड में शामिल होता रहता है, और जैसे जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में से फूड आगे मूव करता जाता है उसमें से वाटर कम होता जाता है। इंटेस्टाइन के अंदर भी फूड की मूवमेंट पेरिस्टालिसिस की वजह से होती रहती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के ख़त्म होने पर लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ 1.5 मीटर तक होती है, लेकिन इसका डायामीटर बड़ा होने की वजह से इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट होती है। यह इलियम के बाद स्टार्ट होकर एनस पर ख़त्म होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में बचे हुए फूड से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड पूप की फॉर्म में आगे मूव करता जाता है। यानी ये फूड जैसे जैसे आगे मूव करता जाता है वैसे वैसे वाटर कम होने की वजह से ये हार्ड होता जाता है और फिर पूप की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सीकम कहलाता है। इसी पोर्शन में अपेंडिक्स भी प्रेजेंट होता है जिसमें यूजफुल बैक्टीरिया स्टोर रहते हैं। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है जिसे कोलोन कहा जाता है। ये काफ़ी लार्ज पार्ट होता है, यही वजह है कि बाज़ औक़ात लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन भी कहा जाता है। कोलोन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट मौजूद होता है जिसे रेक्टम कहा जाता है। रेक्टम में वेस्ट मटेरियल यानी पूप आकर स्टोर हो जाता है और फिर एनस के रास्ते बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।